Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीर जैन ब्लॉग्स पर। आई होप आप आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और मेरे चैनल वीर जैन ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये उन सब लोगों के लिए है जो कनाडा आना चाहते हैं। वो किसी भी स्टेटस पे आए, भले वो स्टडी परमिट पे आए, भले वो वर्क परमिट पे आए या वो सीधा पीआर होके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कंटेंट निकाला है कि आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकूं कि किस तरीके से आपको कनाडा आना है और कनाडा आने से पहले और बाद में आपको क्या क्या काम करने हैं। सो बेसिकली थिंग्स टू डू बिफोर एंड आफ्टर कमिंग टू कनाडा एज एन इमिग्रेंट। सो ये आज हमारा वीडियो का टाइटल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन कौन से काम हैं जो कनाडा आने से पहले करने हैं और कनाडा आने के बाद करने हैं। बिकॉज बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता कि हमें वो करके आनी चाहिए कनाडा आने से पहले। बिकॉज हो सकता है वो उस टाइम हमें इम्पोर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। सो मैं आपको ये सारे पॉइंट बताऊंगा। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में तो आपको पता हो कि आपको 2025 में कनाडा आने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें करने के बाद आपको कनाडा आना है। तो कनाडा आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या कहूँ सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में बनवाना इतना भी ईजी नहीं है। उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडिया से पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप वो चीज़ें पहले ही करके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अगर कनाडा आते हैं तो आप अपने उस लाइसेंस के बेस पे यहाँ पर सीधा क्लास 5 का लाइसेंस ले लेते हैं। और हाँ, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ, जैसे कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ, ये यहाँ की एक प्रोविंस है। तो मैं जो आज बात करूँगा जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की वो सारी बात होगी ब्रिटिश कोलंबिया के हिसाब से। तो यहाँ पे जो लाइसेंस होता है उनकी क्लासेस होती हैं अलग अलग। जैसे एक क्लास 7 होता है, 5 होता है, 4, 3, 2 एंड 1। सो जो मिनिमम आपको लाइसेंस चाहिए होता है कार को ड्राइव करने के लिए वो होता है क्लास 5 का लाइसेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग क्लास के लाइसेंस होते हैं। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बात की बीसी की, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया की। वो एक प्रोविंस है और वहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं वो है वैंकूवर और सरी। मैं अभी सरी में रहता हूँ जो वैंकूवर से आई थिंक 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने जो अपना लाइसेंस बनवाया था वो बनवाया था यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में। इसी तरीके से जो लोग टोरंटो जाना चाहते हैं वहाँ पे जो लाइसेंस होता है वो उनकी क्लास नहीं होती। वहाँ पे लाइसेंस को ऐसे बोलते हैं G1, G2 और G। तो उस तरीके से वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती। वही अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जिसके पास पहले से एक लाइसेंस था अपनी कंट्री से, होम कंट्री से, जैसे कि इंडिया से। अगर आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना तो आपको सीधा क्लास 5 मिल सकता है जो मिनिमम लाइसेंस होता है। अगर उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और सेकंड होता है आपके आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको लाने का ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें ला के आप यहाँ पर जो अथॉरिटी है जिसका नाम है ICBC, वहाँ पर जाएंगे और अपने ये दोनों डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो वो आपको सीधा क्लास 5 के लिए एलिजिबल कर देंगे। तो अगर आप सीधा क्लास 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विच मीन्स कि आप सीधा एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ले सकते हैं और आप आराम से गाड़ी अपना चला सकते हैं, मतलब कितने भी लोग बिठा के, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइसेंस का जो कनाडा में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो आपके पास एक बहुत ही न्यू लाइसेंस है तो जो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। बिकॉज कनाडा में ये रूल है कि जितना लाइसेंस पुराना होता जाएगा उतनी ही आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट कम होती जाएगी। ये चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर थे इंडिया में या अपनी होम कंट्री में तो ज़रूर अपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए, ड्राइविंग लाइसेंस और अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट, ये ज़रूर लेके आएँ ताकि आपको सीधा क्लास 5 का लाइसेंस मिल सके और आपकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी नीचे आ सके। जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिग्री इवैल्यूएशन का।
सो जितने भी लोग हैं जो 12th के बाद आ रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ से मिनिमम ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ये पॉइंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट पे मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस ना करें। एक टाइम के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस का मिस कर भी देंगे तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम आपको कनाडा में अपनी पीआर अप्लाई करनी होगी उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन है कि कनाडा आने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर अप्लाई करके आएँ, बिकॉज ये आप कनाडा आकर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कनाडा आकर इसको अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सो अगर आप इंडिया से अप्लाई करके आएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बीकॉम की है या बीसीए की है, तो आपको उन डिग्रीज़ को इवेलुएट करवाना है एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि मैं आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताता हूँ। एक है वेस, एक है CES और एक है IQAS। सो ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी डिग्रीज़ को इवेलुएट करती हैं। तो जो आपने अपनी होम कंट्री से डिग्री की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने BCA की 3 साल की डिग्री की है, तो जो ये कंपनीज़ होती हैं या जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चीज़ इवेलुएट करती हैं कि वो 3 साल की डिग्री आपकी यहाँ पर कितने साल की डिग्री बनेगी। सो बेसिकली मतलब वो उस चीज़ को एक मेजर करते हैं कि वो 3 साल की डिग्री आपकी यहाँ पर भी 3 साल की ही डिग्री होगी कि यहाँ पर वो उस चीज़ को 2 साल की डिग्री काउंट करेंगे या 4 साल की डिग्री काउंट करेंगे। सो इसको इक्विवेलेंसी बोलते हैं कि हाँ, मतलब आपकी डिग्री उतनी वैल्यू रखती है कनाडा के हिसाब से कि नहीं रखती। तो मेक श्योर कि अगर आप ये इवैल्यूएशन करवा रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी सीधा वो ट्रांसक्रिप्ट्स इन कंपनीज़ को सेंड करे या इन ऑर्गेनाइजेशंस को सेंड करे, ताकि वो खुद इवैल्यूएट करके फिर आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट ऑनलाइन ये आपको दे सकते हैं। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो 12th के बाद कनाडा आ रहे हैं। सो बेसिकली ये पॉइंट है आपके रेफरेंस लेटर्स का, या मैं कह सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस लेटर्स का। सो अगर कोई इंसान है जिसने इंडिया में पहले जॉब कर रखी है, फॉर एग्जांपल उसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसने कोई जॉब वहाँ पे ज्वाइन की और वहाँ पे 4-5 साल काम किया, उसके बाद वो कनाडा आ रहा है, सो ये पॉइंट उसके लिए ज़रूर अप्लाई होता है। सो बेसिकली अगर आपने इंडिया में कहीं भी जॉब की है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर्स या अपने एक्सपीरियंस लेटर्स को ज़रूर लेके आएँ, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रूशल होते हैं जब आपने अपनी पीआर अप्लाई करनी होती है, बिकॉज़ इसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, मतलब आप इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। सो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आपने वहाँ पर 4-5 साल या इवन 2 साल भी जॉब की है, तो अपने सारे एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स ज़रूर लेके आएँ अपने सारे प्रीवियस एम्प्लॉयर से, बिकॉज़ ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऑब्टेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो भी अपने एक्सपीरियंस लेटर्स लेके आ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस लेके आ रहे हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएँ, बिकॉज कनाडा में क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सपीरियंस शो करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट में अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, वो मतलब प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर पे लिख दिया और वो लेके आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। सो आपको बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे आपको उसमें चाहिए नॉक कोड। नॉक कोड एक ऐसा कोड होता है जो कनाडा में यूज़ किया जाता है अलग अलग आपके जो भी आप जॉब्स करते हैं उसके लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली वो कोड्स होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। और साथ में आपके लेटर में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन होनी चाहिए कि बेसिकली आप क्या जॉब करते थे, आपकी वहाँ पर क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। साथ में आपकी कंपनी का नेम एंड मैनेजर का नेम भी उसमें इंक्लूड हो तो बहुत बढ़िया, बिकॉज इससे उनको पता लगता है कि आप किस कंपनी में काम करते थे, आपके मैनेजर का नाम क्या था, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सके तो ज़रूर उसमें ऐड करवाएं, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी, ताकि अगर कनाडा की इमिग्रेशन को उनसे कोई भी पूछना आपके बारे में तो वो एटलीस्ट उनसे रीच आउट कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में रह के ये सारे डॉक्यूमेंट उनसे एक्वायर करने थोड़े से ईजी हैं, बिकॉज आप इंडिया में अपने ऑफिस में विज़िट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप कनाडा आ गए तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लेने थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आज जो मैनेजर आपके टाइम पे मैनेजर था आज वो उस कंपनी में ना हो। सो थोड़े से आपको फिर ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप इंडिया में एम्प्लॉयड थे तो अपने सारे रेफरेंस लेटर
सब कुछ साथ में लेकर आएँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर PR इन 2 or 3 years डाउन द लाइन। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको कनाडा आने से पहले ज़रूर करनी है, और मतलब मेरी एक सजेशन आपको करनी चाहिए, आप अपनी सारी गवर्नमेंट IDs और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स आपको आप अपने फर्दर एप्लीकेशंस में सबमिट करने पड़ेंगे। सो अगर आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप वो कनेडियन इमिग्रेशन को आगे दे सकते हैं। सो अब तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वो थे कि बिफोर यू कम टू कनाडा। अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा उसमें है कि अगर आप जब आ जाएंगे कनाडा, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी भी चाहिए, और मेरी भी यही टिप रहेगी कि आप उसको आने के बाद सबसे पहले वो चीज़ें ज़रूर करें। सो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको करनी है कि ऑब्टेनिंग योर स्टडी परमिट और योर वर्क परमिट एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। सो पोर्ट ऑफ एंट्री से मेरा यहाँ मतलब है कि जिस भी एयरपोर्ट पे आप उतरे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वैंकूवर आए हैं तो वैंकूवर आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी जहाँ से आपने कनाडा में एंट्री की है। सो आप यहाँ पे इमिग्रेशन में जाके अपना स्टडी परमिट या अपना वर्क परमिट ज़रूर एक्वायर करें सबसे पहले, बिकॉज अगर एक बार आपके पास वो आ गया तो वो आप आगे यूज़ कर सकते हैं कोई भी जॉब लेने के लिए, या आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे लेनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन लेना है या कुछ लेना है तो आपको अपना स्टेटस बताना पड़ता है। सो आपका जो लीगल स्टेटस है वो तभी प्रूव होता है जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी परमिट या वर्क परमिट। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो स्टडी परमिट कुछ ऐसा दिखता होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कौन सी स्टडी करने आ रहे हैं और उसमें आपकी कितने साल का आपको स्टडी परमिट मिला है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल में दे रखी होती है। और जो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगा कनाडा में आने के बाद, ये तो करना ही है, मतलब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो वो होता है बेसिकली अपना सिन नंबर लेना। सो सिन नंबर का बेसिकली मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये बेसिकली अगर मैं इंडिया की इक्विवेलेंसी की बात करूँ, सो बेसिकली जैसे इंडिया में बस पैन नंबर होता है, यहाँ पे सिन नंबर होता है। सो आप ये समझ के चलो कि सिन नंबर आपका सब कुछ है। यहाँ पर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आपको सिन नंबर चाहिए, आपको कोई जॉब लेनी है तो आपको सिन नंबर चाहिए, आपको कोई लोन लेना है आपको सिन नंबर चाहिए, आपको कोई हाउस रेंट करना है, आजकल वो लोग भी सिन नंबर मांग रहे हैं। सो बेसिकली सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सिन नंबर आपको आते ही सबसे पहले लेना है। आप इसको एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। यूजुअली लोग एयरपोर्ट पे तो नहीं लेते, वो एक बार जब एयरपोर्ट से मतलब आ जाते हैं बाहर, उसके बाद 2-4 दिन आराम करके उसके बाद लेते हैं। पर आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं और उसके बाहर भी आप बाद में भी ले सकते हैं। सो इसको लेने के लिए आपको सर्विस कनाडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपको अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल स्टडी परमिट देना पड़ेगा और अपना स्टेटस बताना पड़ेगा और अपनी IDs वगैरह देनी पड़ेगी, और उसके बाद वो आपको सिन नंबर इशू कर देंगे। सो सिन नंबर बहुत ही एक क्रूशल डॉक्यूमेंट है, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये हर एक इंसान को कनाडा आने के बाद ज़रूर लेना चाहिए। चीज़ आपको करनी है वो है बेसिकली अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव कराना। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या जो भी स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में कनाडा आने वाले हैं, उनको ये पता होगा कि कनाडा आने से पहले या जब आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई करना होता है इंडिया से या स्टडी वीज़ा लेना होता है, तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपकी GIC मनी आती है। GIC का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मैं मतलब देसी भाषा में बात करूं कि जो पैसे हमने फ़ीस के लिए देने होते हैं वो GIC अकाउंट में आते हैं, एक टाइप का अकाउंट होता है। सो हम इंडिया से ही इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम कनाडा पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें उसे एक्टिवेट करवाना पड़ता है। आपको बैंक जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाने हैं, जैसे कि स्टडी परमिट से नंबर लेके जाना है, और वहाँ जाके आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, आपके अकाउंट में उसी टाइम पे $2000 आ जाएंगे। वो $2000 आपको इसलिए मिलते हैं कि वो एक बैंक की पॉलिसी है कि जैसे ही आप अपने GIC अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं, मतलब अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं, तो $2000 आपको इनिशियली दे दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि $2000 सीधा आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके चेकिंग अकाउंट में। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट होते हैं उसकी 2 टाइप होती हैं। एक होता है मतलब उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है चेकिंग अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। सो चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट 2 अलग टाइप की
अकाउंट्स होते हैं बैंक में। इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा, बट आज के लिए सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। तो आपके पास जो $2000 आए हैं, उसके लिए मेरी एक टिप है आपके लिए कि वो $2000 आपको इसलिए नहीं दिए गए कि आप उस $2000 से अपने लिए कोई एक ब्रांड न्यू फ़ोन ले आएँ। iPhone 16 Pro Max आ गया है, या कोई गूगल पिक्सल आ गया, या सैमसंग का S25। वो आपको $2000 इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसको वाइजली यूज़ कर सकें। सो मेरी टिप आपसे यही रहेगी, या रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको वो $2000 मिले हैं तो आप उसको सेव करें अपने आने वाले फ़ीस के लिए, मतलब आपके 3rd ट्राइमेस्टर की फ़ीस के लिए, अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप एज अ स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं और एज अ मतलब PR आ रहे हैं या वर्कर आ रहे हैं, तो उस केस में ये आप पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज स्टूडेंट्स का ही सिर्फ अकाउंट, जो GSA अकाउंट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो वर्कर या PR के लिए नहीं होता। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है आपको यहाँ पर आकर फ़ोन नंबर लेना, जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाँ, एक और गलती बिल्कुल मत करिएगा जो मैंने ज़रूर की थी जब मैं एज अ स्टूडेंट आया था। आते ही मैंने फ़ोन बाय कर लिया था, बिकॉज जो सेल्समैन आपको सिम बेच रहा है उसका मेन टारगेट होता है कि वो आपको फ़ोन बेचे, बिकॉज जैसे ही वो आपको फ़ोन बेचेगा तो उसकी कमीशन निकलेगी। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, गलती से भी भाई फ़ोन मत बाय करना। 2-3 हज़ार डॉलर के फ़ोन होते हैं। हम नया iPhone 16 Pro Max देख लिया तो हम लोगों को लालच आ जाता है कि चलो यार फ़ोन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया नया फ़ोन ले लेते हैं। अभी नहीं ज़रूरत है यार। आप जो फ़ोन इंडिया से लेके आए हो, मैं तो कहूँगा उसको 1-1.5 साल चलाओ। बाद में जब आपकी अच्छी जॉब लग जाए, थोड़ा सा आपके पास फंड्स भी इकट्ठे हो जाएँ, थोड़ा सेविंग हो जाए, फिर आप ले लो, चेंज कर लो। हाँ, अगर आप बहुत ही अमीर हो तो भाई ले सकते हो, आप पहले दिन भी ले सकते हो। सो ये कुछ टिप्स थे और चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, आपको कनाडा आने के बाद करनी है। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक प्रोविंशियल ID भी बनवा सकते हैं, जिसको हम BC ID बोलते हैं। बेसिकली आपकी इस प्रोविंस की एक ID बन जाती है। जैसे कि अपने इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे एक कार्ड बनता है जिसे BC ID बोलते हैं। सो ये मेरे आपके लिए प्रो टिप है कि ये वाले आप पॉइंट्स कनाडा आने से पहले और बाद ज़रूर करें। और आई होप आपको ये पॉइंट्स जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप मुझे कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल रजत जैन ब्लॉग्स पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले व्लॉग्स में भी मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लाता रहूँगा। और फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।